मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? पूजा जाटव, अभिषेक, विनय, दिवेंदु, श्वेता, रणधीर, पिंटू, तौफिक खान। बहुत तेज कमेंट आ रहे हैं मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज। मेरे दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टाइप 5 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 5 फॉर्मूला बेस्ड है। कुछ टर्मोलॉजी है जिनको हमें समझना है, फार्मूले यूज होंगे इसमें। और अगर बात करें करंट में, तो फार्मूला बेस्ड प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, अब हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। मेरे बच्चों, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं ओड्स इन फेवर। ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट। ओड्स इन फेवर एंड ओड्स इन अगेंस्ट। मेरे दोस्तों, बड़े ध्यान से इन दोनों ही शब्दों को समझिएगा। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? ओड्स इन फेवर एंड ओड्स इन अगेंस्ट। मेरे बच्चों, हर शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। हमें उस मीनिंग को ही प्रॉपरली पकड़ना है, तब जाके हमें सारी चीजें समझ आएंगी। ओड्स इन फेवर का मतलब है, जैसे मैं आपको ये कहूं कि यार हमने एक डाइस थ्रो की। हमने एक डाइस थ्रो की। क्या थ्रो की? डाइस थ्रो की। ठीक है। तो डाइस थ्रो की, तो डाइस में आया डाटा 1 2 3 4 5 6, ये आंकड़े हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि भाई ये बताओ, 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखिए, जब भी 4 के ऊपर ऐसे लिखा रहे या किसी भी इवेंट के ऊपर ऐसा लिखा रहे, इसका मतलब है वो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि वो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कई बार ऐसे भी लिखा रहता है और कई बार ऐसे भी लिखा रहता है। इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये इस तरह से साइन दिया जाता है। तो ओड्स इन फेवर का मतलब ये है कि ना होने से होने वाली का अनुपात कितना है। किसी चीज के ना होने से होने का अनुपात कितना है, ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है ओड्स इन फेवर। हाँ जी। अगर मैं आपसे ये कहता कि 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप ध्यान देना, 4 आने की प्रायिकता, आप कहते हैं कि सर टोटल हमारे पास आउटकम है 6, इसमें से 4 आने की प्रायिकता 1 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं ओड्स इन फेवर, और मेरे भाई हिंदी इंग्लिश वाले, इंग्लिश में ही ध्यान से समझना, हिंदी में भी दिखाऊंगा क्या शब्द है इनका। ओड्स इन फेवर पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब 4 आने की प्रायिकता यहां लिखो और 4 ना आने की प्रायिकता यहां लिखो। तो 4 आने की प्रायिकता 1/6 है और ना आने की 5/6। बिल्कुल ठीक है भाई, 4 तो एक ही बार आ सकता है और बाकी 5 बार 4 नहीं आएगा। तो इसका जब आप रेशियो लेंगे ना, तो ये रेशियो कहलाएगा 1:5। तो मेरे दोस्तों, अगर 1:5 है तो ये रेशियो ही आपका ओड्स इन फेवर कहलाता है। ध्यान देना, ये रेशियो ही मेरे दोस्तों आपका ओड्स इन फेवर कहलाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करें ओड्स इन अगेंस्ट। अगेंस्ट में, अगेंस्ट की क्या कहानी है? तो अगेंस्ट की कहानी यह है कि 4 ना आने की प्रायिकता का 4 आने की प्रायिकता के साथ अनुपात। यानी अगेंस्ट में अगेंस्ट वाला पहले आएगा, यानी ना वाला पहले आएगा और फेवर वाला बाद में आएगा, हाँ वाला बाद में आएगा। और फेवर में हाँ वाला पहले होता है और अगेंस्ट वाला बाद में होता है। ये इनका शाब्दिक अर्थ है, पहले इसे समझो। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे उम्मीद है अब आपको ये बात समझ आई होगी। ये इसकी डेफिनेशन है। कहता है द ओड्स इन फेवर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज डिफाइंड बाई पी ए, यानी होने की पहले ना होने की बाद में। अगर अगेंस्ट में है तो ना होने की पहले और होने की बाद में। हिंदी में लिखेंगे घटना ए के घटित होने के पक्ष में विषम। ओड को बोला जाता है विषम, यानी पक्ष में विषम पूछा जाए
तो होने का पक्ष का पहले, अगेंस्ट का बाद में, और ना होने का पूछा जाए तो ना होने वाला पहले, अगेंस्ट बाद में। तो अब आप समझ गए होंगे कि यार हिंदी के शब्द बहुत अलग अलग हैं। 2023 मींस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट पहली बार पूछा गया था। हम सीधे सवालों पे चर्चा करेंगे और फिर आगे। देखिए यार, जैसे मैं ये कहूं कि भैया इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 2/7, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ओड्स इन फेवर, odds in favor of odds in favor of the event, तो इसकी क्या लिखोगे कि होने की पहले लिखोगे और ना होने की बाद में लिखोगे। तो 7 में से 2 चीजें होने की है, तो ना होने की कितनी हुई? 5। हाँ जी, अगर मैं यही चीज odds in अगेंस्ट पूछता, अगेंस्ट पूछता मेरे बच्चे, अगेंस्ट पूछता, तो अगेंस्ट में मैं लिखता ना होने की पहले और होने की बाद में। तो 7 में से 2 होने की है और ना होने की 5। बस इतनी सी बात है और इससे अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सीधा सवालों पे आते हैं। कहता है ओड्स इन फेवर 4 है अगेंस्ट, भाई ओड्स इन फेवर पूछा है, फेवर में पहले होने वाला आएगा फिर ना होने वाला आएगा। तो अब कह रहा है कि इसके ना होने की प्रायिकता कितनी है, तो ना होने की में टोटल चांसेस 7 और 4 11 हुए, और ना होने की पूछिए तो 7/11। तो आंसर होगा मेरे दोस्तों 7/11। हिंदी में पढ़ोगे तो फंस जाओगे, ई के विरुद्ध संभावनाएं, यहां आ जाओ। द ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट इज 3/4। ओड्स अगेंस्ट की बात हो रही है, तो ओड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट ई आर 3:1। अगेंस्ट मतलब पहले ना होने वाला आएगा फिर होने वाला आएगा, पहले ना होने वाला आएगा फिर होने वाला आएगा। तो मेरे बच्चे टोटल आउटकम कितने हुए? 7, और ना होने वाले कितने हैं, और यहां तक की बात आ गई समझ में। अब पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस ऑफ द इवेंट, तो इवेंट होने की कितनी संभावना है। तो भैया टोटल आउटकम है 7, उसमें से होने के कितने चांस है? 4। तो आंसर होगा 4/7, दैट इज ऑप्शन बी। ये सवाल बढ़िया करो, समझो। मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए, सवाल में कह रहा है वन ऑफ द टू इवेंट मस्ट अकर इफ द चांस ऑफ वन इज 2/3 ऑफ द अदर। कहता है किसी चीज के होने की, किसी चीज के होने की जो प्रायिकता है, तो उसके जो दूसरी है
देखो, इसने शब्द बड़ा लिखा है, इस शब्द को ध्यान से समझना। कहता है वन ऑफ द टू इवेंट मस्ट अकर। कहता है दो घटनाओं में से एक अवश्य घटित होगी, दो घटनाओं में से एक अवश्य घटित होगी। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। बिल्कुल, सिक्का उछाला मेरे दोस्तों तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, सही बात है। अगर मैंने सिक्का उछाला तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे बच्चे कह रहा कि दो आउटकम हैं इन दो घटनाओं में से, यानी हेड आने की और टेल आने की, दोनों में से एक श्योर होगा, यानी दो घटनाओं में से एक तो अवश्य घटित होगी। लेकिन यहां इस बात को भी समझना कि घटित होने की यानी हेड आने की कितनी प्रायिकता है, 1/2, और टेल आने की कितनी प्रायिकता है, 1/2। अगर मेरे दोस्तों मैं आपसे यह पूछ लूं कि हेड ना आने की कितनी प्रायिकता है, हेड ना आने की कितनी प्रायिकता है, तो वो भी 1/2 ही रहेगी, क्योंकि दो आउटकम में से हेड आने की एक चांस है और ना आने का एक चांस है। तो टेल आने का या हेड ना आने का एक ही तो मतलब हुआ, क्योंकि दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा, अगर हेड नहीं आया तो इसका मतलब टेल आएगा। ये मेरी बात समझे। तो सवाल में यही कह रहा है कि दो घटनाओं में से एक घटित जरूर होगी, और सवाल में यह कह रहा है कि एक के घटित होने के जो चांस है वो दूसरे के घटित होने के चांस के 2/3 गुना है। यानी मान लो ये कोई दूसरी घटना है बी, इसके चांस घटित होने के 3 है, तो दूसरी इवेंट ए, इसके चांस 2। ऐसा सवाल में कह रहा है। कहता है वन ऑफ द टू इवेंट मस्ट अकर, इन दोनों में से कोई एक इवेंट होना चाहिए। इफ द चांस ऑफ वन इज 2/3, किसी एक के होने के चांस 2/3 है, मतलब दूसरे के 3 है तो एक का 2 हिस्सा होगा। ऐसा सवाल कह रहा है। तो मेरे बच्चे सवाल में ए की होने की 2 है तो बी की होने की 3, और सवाल में ये कह रहा है कि इन दोनों में से कोई एक ही घटित होगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि भाई ए के ना होने की प्रायिकता वही होगी जो बी के होने की। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में मुझसे क्या पूछ रहा है, तो मुझसे अब ये पूछ रहा है कि भैया ये बता दो ओड्स, देन ओड्स इन फेवर ऑफ द अदर आर। तो दूसरे की होने की जो वो है उसके फेवर में बताओ। तो भैया दूसरे के संभव यानी बी की बात कर रहा हूं, ए की बात नहीं कर रहा, दूसरे वाले की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि ओड्स इन फेवर ऑफ बी, ओड्स इन फेवर ऑफ बी, इन फेवर ऑफ बी, ओड्स इन फेवर ऑफ बी, कि बी के होने की प्रायिकता बतानी क्या होगी। तो मेरे बच्चे बी की होने की प्रायिकता कितनी है, 3। और मेरे बच्चे जो ए की होने की है वही सच मायने में बी के ना होने की, क्योंकि दो में से एक पॉसिबल होना है। तो इसका मतलब ओड्स इन फेवर ऑफ बी में बी के होने की पहले लिखते हैं और अगेन ना होने की बाद में, तो ना होने की लिखेंगे 2। तो आंसर आएगा 3:2, दैट इज ऑप्शन डी। ये मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, इस बात को ध्यान से समझो। कह रहा द ओड्स ऑफ एन इवेंट आर 13:3। किसी चीज के होने की फेवर में होने की, द ओड्स ऑफ इवेंट इन फेवर इज 13:3। मतलब फेवर में 3 है, अगेंस्ट में 3 ना, फेवर में 13, अगेंस्ट में 3 है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बताइए क्या होगी। तो मेरे दोस्तों टोटल आउटकम कितने हैं, 16। इसमें से होने के कितने चांस है, 13। मेरा आंसर हो जाएगा 13/16। मेरा आंसर हो जाएगा 13/16। कह रहा द ओड्स ऑफ इवेंट आर
15:9 अगेंस्ट, अगेंस्ट में मतलब ना होने के पहले है, होने के बाद में होगा। अगेंस्ट में पहले ना होना फिर होना। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की क्या प्रायिकता है। तो टोटल आउटकम हो गए 15 और 9 24, और होने की प्रायिकता थी 9, तो 9/24 मेरा आंसर होगा। पिछले में ही पूछा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक, करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, आराम से समझो फिर समझाऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों, एक भाई कह रहा है क्लास नोट्स कौन सा लूं। मेरे बच्चे, जो तेरा दिल करे वो ले। देखो अरिथमेटिक के अलग आते हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा और इन सारे चैप्टर के जो क्लास नोट्स है वो अगले सप्ते आएंगे, भी प्रिंट ही नहीं हुए हैं, तो परेशान मत हो, उनमें टाइम लगेगा। अरिथमेटिक के सारे आ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है राकेश यादव के बटुए में 14 बिल है। ठीक है जी, यानी 14 चेक है एक किस्म से। 7 बिल 10 लाख के हैं। हिंदी इनकी खतरनाक है इसलिए उस पर मत जाना। कहता है 14 टोटल कुल मिला के चेक है, जिसमें से 7 चेक तो 10 लाख के, 10 लाख के 7 चेक है। उसका बाद कहता है 50 लाख के 2 चेक है। 50 लाख के मेरे प्यारे बच्चों 2 चेक है। 1 करोड़ रुपए का एक चेक है। 1 करोड़ रुपए का एक चेक है। 2 करोड़ के यही कह रहा है ना, नहीं 4 और 1 करोड़, 4 चेक है 1 करोड़ के। और भैया 2 करोड़ का एक चेक है, ध्यान से देखना, 2 करोड़ का एक चेक है। यही नंबर ऑफ चेक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब सवाल में मुझसे ही पूछ रहा है ही पासेस सीकिंग डोनेशन फॉर द इंडियन आर्मी एंड डिसाइड टू सेलेक्ट वन बिल एट रैंडम। कहता उसने डिसाइड किया कि भाई मैं इनमें से किसी एक चेक को ही दूंगा किसी को। आर्मी डिसाइड टू सेलेक्ट वन बिल एट रैंडम फ्रॉम हर वॉलेट। कहता किसी एक ही चेक को मैं देने वाला हूं, मतलब एट रैंडम इनमें से किसी एक चेक को देने वाला हूं। तो सवाल पूछ रहा है कि बताओ भाई ओड्स इन फेवर ऑफ हिज सेलेक्टिंग ए चेक और भी 50 लाख, कि 50 लाख का चेक सेलेक्ट करने का ओड्स इन फेवर क्या रेशियो होगा या क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मेरे बच्चे सबसे पहली बात तो ये देखा करो आप कि भाई 50 लाख का चेक सेलेक्ट करने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 लाख चेक, तो आप कहेंगे सर वो होगी, टोटल चेक कितने थे 14, और 50 लाख के कितने चेक है 2, 2/14, 2 से काटेंगे सर, आंसर होगा 1/7। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1/7, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो कह रहा है ओड्स इन फेवर, ओड्स इन फेवर, ओड्स इन फेवर, ओड्स इन फेवर ऑफ सेलेक्टिंग ए 50 लाख चेक। तो इसका मतलब सेलेक्ट करने का पहले लिखोगे और ना होने का बाद में। तो भैया 7 में से एक ही बार तो सेलेक्ट होगा और 6 बार नहीं होगा। तो मेरे बच्चे ओड्स इन फेवर जो होगा वो होगा 1:6, दैट इज ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, बी नहीं बेटा। 7 तो टोटल आउटकम है,
सात मतलब 14 आउटकम में से 50 दो तरीके से निकल सकता था, यानी 7 में एक बार आएगा। लेकिन उसने पूछा ओड्स इन फेवर, तो ओड्स इन फेवर का मतलब है आने के पहले लिखो, ना आने के बाद में। तो 7 में से एक बार आएगा, तो 6 बार नहीं आएगा। हाँ जी, गलती मत करा को। आई। ध्यान देना मेरे भाई, एक डब्बे में 9 लाल और 2 नीले कंचे और 3 पीले कंचे। 9 लाल हैं भाई, 2 ब्लू हैं और 3 येलो है। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक की बात? कहता है यदि आप बॉक्स से यादृच्छिक रूप से एक का चयन करते हैं, किसी एक कंचे को बाहर निकालते हैं, तो सबसे पहले ये बताओ कि नीला कंचा आने की कितनी संभावना है, बाकी चीजें बाद में। तो आप कहेंगे टोटल कंचे 9 और 2 11 और 3 14। बिल्कुल ठीक बात है। तो 14 में से नीला कंचा यानी ब्लू कंचा आने की कितनी संभावनाएं हैं? तो 2 है, तो 1/7, 1/7 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बिल्कुल ठीक आंसर। 1/7 इज माई राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? तो कह रहा है नीले मार्बल्स को चुनने के विरुद्ध। अब आगे हमसे बात जो कर रहा है, डिटरमाइन द ओड्स अगेंस्ट, ओड्स अगेंस्ट ऑफ ब्लू कलर। तो ओड्स अगेंस्ट निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लू कलर आने की कितनी और ना आने की कितनी है, इसी का रेशियो आएगा। तो 7 में से ब्लू कंचे आने की एक ही प्रायिकता है, तो ना आने की कितनी होगी मेरे बच्चे? 6। तो मेरा आंसर होगा 1:6। मेरा आंसर होगा मेरे भाई 1:6। या अगेंस्ट पूछा हुआ है, अगेंस्ट है, सॉरी 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 सॉरी, अगर अगेंस्ट पूछा है माफ करिएगा, तो ना आने की पहले और आने की बाद में, तो 7 में से एक आने की है, तो ना आने की कितनी हुई? 6। तो आंसर होगा 6:1, दैट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखिए मेरे बच्चे, ए कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड, फाइंड द ओड्स अगेंस्ट ऑफ सेलेक्टिंग। कहता है भैया ताश के पत्तों से मैंने ताश मतलब ताश के पत्ते मैंने फेंटे, 52 पत्तों की ताश की गड्डी से, तो मुझे बताना है ओड्स अगेंस्ट, तो मुझे बताना है ओड्स अगेंस्ट, अगेंस्ट ऑफ ए हार्ट, कि पान की पत्ती आने के कितने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ हार्ट आने की कितनी प्रायिकता है। तो आप कहेंगे पान के पत्ते होते हैं 13, तो 52 में से 13 पत्ते होते हैं पान के, तो 13 चौको 52, 1/4। इसका मतलब टोटल आउटकम 4 हैं, तो उसमें से पान के पत्ते आने के एक चांस है। उसने पूछा मुझे ओड अगेंस्ट, क्या पूछा? ओड अगेंस्ट। तो अगेंस्ट में पहले ना आने की लिखूंगा, फिर आने की लिखूंगा, तो 4 में से एक आने का, ना एक आने का है मेरे भाई, तो 3 ना आने का। तो आंसर होगा 3:1।
मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 3:1। अब आते हैं दूसरे पे। A7 सत्ती का, और ये ध्यान रखना ओड्स अगेंस्ट है, फेवर में नहीं है। तो इसमें क्या करना है, इस पे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, मींस में भी पूछा हुआ है। तो पहले आप ये निकालो सत्ता निकालने के कितने चांस है। तो सर सत्ती कितने होती है, 4 52 में, तो 1/13, तो 13 में एक सत्ता होता है। तो अब मुझे अगेंस्ट पूछा है, तो ना आने के कितने और आने के कितने वो लिखने हैं। तो 13 में से एक चांस आने का है, तो ना आने के कितने में मेरे भाई, 12। तो आंसर होगा 12:1। यहां ध्यान देना, ओड्स अगेंस्ट A7 और एक क्वीन, एक सत्ती आना और एक रानी आना, इसके चांसेस पहले इसके निकाल लो, आने के फिर ना आने के। देखिए मेरे बच्चे, ये बताओ कि 7 कितने होते हैं। तो सर 7 होते हैं 4, यानी सत्ती होती है 4, और रानियां भी कितनी होती हैं, 4। तो भैया इस इवेंट के पॉसिबल होने की कितनी संभावनाएं हैं। तो आप कहोगे सर 8 संभावनाएं हैं, कितने में से, 52 में से। 4 दूनी 8, 4 13 52, यानी 13 में से 2 पॉसिबिलिटी है भाई होने की। लेकिन मुझे ये पूछा ही नहीं, मुझे पूछा अगेंस्ट, तो अगेंस्ट में ना होने की पहले लिखूंगा और होने की बाद में। तो 13 में से 2, माफ करना भाई, 13 में से 2 होने की है, तो ना होने की कितनी बनी भाई, 11। कितने बच्चे इस बात को समझ गए। देखो यार चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इंटरेस्ट लोगे तो समझ में आ जाओगे। ये पैक ऑफ कार्ड्स है, पिछली क्लास में आपको बहुत बढ़िया समझा रखा है, तो आपको पता है चीजें। आइए, मेरे बच्चों पहले इस शब्द को समझते हैं, और वाले को, और फिर आगे की कहानी से पढ़ाता हूं। देखो यार, अगर मैं ये लिख रहा हूं 7 और हार्ट, ऐसे लिख रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों जानते हो क्या हुआ। और का मतलब हिंदी में या कहते हैं। या का मतलब होता है वो भी सारे चांसेस ले लो जो जिसमें 7 है, वो भी ले लो जिसमें हार्ट भी है, और वो भी ले लो कुछ पत्ते जो 7 और हार्ट दोनों में कॉमन है। तो अगर देसी भाषा में कहें तो सत्ती कितनी होती है, 4, और पान के पत्ते कितने होते हैं, 13। लेकिन एक सत्ती ऐसी होगी जो पान की भी है। भाई यही तो है, भाई पान के कितने पत्ते हुए, 13। हार्ट के कितने पत्ते होते हैं, 13। 7 के कितने हैं, 4, सत्ती 4 होती है। अब मेरे दोस्तों एक ऐसा नंबर है, एक 7 ऐसा नंबर है जो पान का भी होगा और 7 भी होगा। तो होगा क्या कि पान वाली सत्ती आपने यहां पे भी जोड़ दी, यहां पे भी जोड़ दी, 2 बार थोड़ी जोड़ोगे, तो उसे एक बार एडजस्ट करोगे। तो आंसर आएगा 13 और 4 17 में से 1 गया 16। या आप यूं करोगे कि 7 है तो सत्ती 4 हुई और हार्ट के 13, लेकिन 13 में से एक सत्ती जा चुकी, तो बची कितनी, 12, 12 और 4 16 करोगे। हाँ जी। लेकिन अगर मेरे दोस्तों मैं आपको ये लिखूं 7 एंड हार्ट, तो इसका अर्थ कुछ और है। एंड का मतलब दोनों, दोनों, और दोनों का मतलब कॉमन। मतलब वो नंबर ढूंढो, मतलब वो पत्ते ढूंढो जिसमें 7 भी है और पान भी है, 7 भी और पान भी है।
मतलब सत्ती भी हो और पान की हो, यानी ऐसे नंबर ढूंढने जो इन दोनों में कॉमन आए। तो सर एक ही ताश का पत्ता ऐसा है, एक ही ताश का पत्ता ऐसा है, और वो ताश का पत्ता है मेरे भाई कौन सा? वो ताश का पत्ता है ये सत्ती। ये पान में भी शामिल है और ये सत्ती भी है। ये वाला जो 7 है ये पान में शामिल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो मेरे बच्चे जब भी एंड वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन की चर्चा हो रही है, और कॉमन फिर केवल एक ही शब्द है, दूसरा नहीं। वो एक ही सत्ती है, वो पान की है। ठीक है जी। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना, थोड़ी देर में इसको डिटेल में समझाऊंगा। बताइए। देखिए, पहले ये बताइए, ए 7 एंड ए हार्ट, एंड का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? कॉमन। हमें फेवर में चाहिए या अगेंस्ट में चाहिए तो बाद का काम है। हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए 7 एंड ए हार्ट, यानी सत्ती भी और पान की भी हो। तो ऐसा केवल एक ही पत्ता है। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि अगर इस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी अगर मैं लिखूं, तो 52 में से केवल एक ही पत्ता ऐसा है जो सत्ती भी है और पान की भी। हाँ जी। अब मुझसे क्या पूछ रहा? फाइंड द ओड्स इन फेवर। फेवर की स्पेलिंग गलत की है। चयन के पक्ष में कितनी संभावना है? चयन के पक्ष में कितनी संभावना है? तो मेरे दोस्तों यहां मुझे पक्ष में चाहिए, फेवर में चाहिए, तो पहले होने की लिखूंगा फिर ना होने। तो 52 में से एक होने की है, तो ना होने की कितनी आई? 51। तो 1:51। अगर वो ओड्स इन अगेंस्ट पूछता तो 51:1 आता। बस ये सिंपल मेरा तरीका है। अब आते हैं अगले पे। द थ्री ऑफ स्पेड्स, चिड़ी की तिग्गी, चिड़ी की तिग्गी, स्पेड्स ऑफ 3, ये एक ही पत्ता होता है। आ गया? हाँ। चिड़ी की तिग्गी एक ही होती है, चिड़ी होती है भाई हिंदी में बोलते हैं, और ये तिग्गी एक ही होती है। तो इसका भी कहानी वही होगी कि भैया चिड़ी की तिग्गी 3 ऑफ स्पेड्स, तो भैया 52 में से इस इवेंट होने के भी एक ही चांस है ना? और फेवर में पूछ रहा है तो 1:51। अब आइए रेड किंग, लाल रंग का राजा होने के क्या चांस है? तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इसकी निकाल लेते हैं होने की। तो सर रेड कलर के राजा दो होते हैं। इवेंट पॉसिबल कितने तरीके से होते हैं? तो सर 52 में से होगा क्या कि दो राजा हो सकते हैं लाल रंग के, दो काले के होते हैं। 2 एकम 2, 2 26 52। तो आंसर आया 1/26। 1/26 आया। अब मुझसे पूछा है फेवर में। फेवर का मतलब पहले मैं होने वाला लिखूंगा फिर ना होने वाला। तो मेरे बच्चे 26 में से एक तरीके से हो सकते हैं, तो कितने तरीके से नहीं हो सकते? 25। तो ये होगा मेरे बच्चे मेरा इसका राइट आंसर 1:25। हाँ जी। सवाल ये है कि भैया पासे का एक जोड़ा फेंका हमने। हमने क्या फेंका मेरे प्यारे बच्चों? पासे का एक जोड़ा फेंका, यानी दो डाइस हमने एक साथ रोल करी, या एक ही डाइस को दो बार रोल किया, दोनों का मतलब ही क्या है? तो कह रहा फाइंड दी ओड्स इन फेवर ऑफ द सम बीइंग 7। तो 7 योग होने के कितने प्रोबेबिलिटी? पहले तो हम इसी के निकाल लेते हैं कि यार 7 योग होने का सम 7 हो, सम 7 हो, इस बात की कितनी संभावना है? तो कल ही आपको ये लिस्ट करवाई थी कि योग 7 होने की कितनी संभावनाएं होती हैं? 1:6। 7 के बाद कहानी उल्टी होनी चालू होती है। तो मेरे दोस्त मैं यहां कहता कि सर 6 बार ऐसा होगा, और टोटल केस कितने होते हैं? 36, क्योंकि एक एक बार में 6 होते हैं और 2 बार उछाला है, तो 6 की पावर 2 36। तो यानी अगर मुझे यहाँ आंसर देना होता तो सर मैं ये कहता कि 36 में 6 केसेज ऐसे होंगे, या 6 बार चांस ऐसे होंगे जब जोड़ मेरा क्या आ जाए 7। तो सर कितने तरीके हो गए? 1/6। अब मुझे पूछा है फाइंड द ओड्स इन फेवर। ओड्स इन फेवर, फेवर में वो पूछा है, तो मुझे पहले होने के लिखने पड़ेंगे फिर ना होने के। तो 6 में से एक बार हो सकता है, तो 5 बार नहीं हो सकता। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर आ गया। एक भाई कह रहा समझ नहीं आ रहा। भाई मैं क्या बताऊं तुझे यार, थोड़ा सा है। अब ये ओड्स इन फेवर, ओड्स इन अगेंस्ट, इन्हीं में तुम उलझ रहे होंगे। पता क्या करो, शब्दों को ना लिख लो जहां समझ नहीं आ रहा। अगला पूछ रहा फाइंड द ओड्स अगेंस्ट द फर्स्ट डाइस शोइंग एट 5। सवाल में कह रहा है कि अगेंस्ट बताना है कि पहला डाइस
5 शो कर रहा होगा। तो सबसे पहले आप ये करो कि भाई पहला डाइस जो है वो 5 शो करे, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो भैया 2 डाइस उछाल रहे हो तो 36 तरीके से कहानियां सेट हो सकती हैं, बिल्कुल। अब पहले वाला जो डाइस है मेरे दोस्तों, वो 5 पहली डाइस पे कितनी बार आ सकता है, कितने केसेज में आ सकता है। तो देखो यार, वैसे आपने पढ़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6, केवल यही तो केस है जिनमें पहली डाइस पे 5 आएगा। आप कहेंगे हाँ सर, पहली डाइस में 5 आ जाएगा। तो कितने, 5 केस नहीं, 6 केस हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 केसेज हैं, है ना। तो भैया 6/36 काटेंगे तो मेरे भाई 1/6। लेकिन यहां हमसे क्या पूछ रहा है, ओड अगेंस्ट। अगेंस्ट में क्या करो, पहले ना आने का लिखो फिर आने का लिखो। तो ना आने के हुए 6 में से 5 केस और आने के हुआ 1 केस। 6 में से 1 केस आने का हुआ तो 5 केस ना आने के हुए। ठीक है जी। अब मेरे भाई आगे आ जाओ छठे पे, ना मतलब इस पे सी पे। कहता है डबल आने के अगेंस्ट कितने। तो सबसे पहले देखो डबल आने के कितने चांसेस है। तो पीछे की क्लास में याद कराया था कि डबल यहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6, केवल 6 ही केसेस में डबल आता है। तो भैया डबल आने के 6 केसेस हैं टोटल 36 में से। तो रेशियो इज अगेन 1/6। इसका मतलब अब अगेंस्ट पूछ रहा है, तो मतलब पहले ना आने के लिखो फिर आने के। तो 6 में से 5 ना आने के हैं तो 1 आने का है। दैट इज माई डियर इज योर राइट आंसर। कह रहा है यार 16 पुरुषों और 14 महिलाओं की एक कक्षा में से एक व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। 16 पुरुष है, 16 मेल है और 14 फीमेल है। कहता है 1% इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए क्लास ऑफ दिस एंड दिस, फाइंड द ओड्स अगेंस्ट सेलेक्टिंग। तो कहता है ओड्स बताना है और इनके साथ बताना है, ओड्स अगेंस्ट सेलेक्टिंग ए वुमेन, एक औरत के सेलेक्ट होने के खिलाफ। तो सबसे पहले क्या करो, वुमेन सेलेक्ट होने की प्रायिकता बताओ। तो भैया टोटल 16 और 14 30 केस हैं, इसमें से वुमेन होने के 14 है। 2 7 14, 2 15 30, 7/15, यानी 15 में से 7 केस हैं वुमेन के सेलेक्ट होने के। तो 7 केस सेलेक्ट होने के हैं, तो बाकी 8 केस, अच्छा मुझे अगेंस्ट चाहिए था तो पहले ना होने के लिखो फिर होने के। तो 15 में से 7 होने के हैं तो बाकी 8 ना होने के होंगे। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। अब आगे आते हैं मेरे दोस्तों, अगला है ओड अगेंस्ट। एमेन कि आदमी के ना चुने जाने की कितने अगेंस्ट में प्रायिकता है। तो पहले बताओ मैन के चूज होने की प्रायिकता कितनी है। तो सर वो है 16/30, तो 8/15, यानी 15 में से 8 चुनने की है और ना चुनने की, 15 में से 8 चुनने की तो बाकी 7 क्या हुई, ना चुनने। तो मेरे दोस्तों आंसर होगा 7:8। लगा भाई आगे सवाल। राजू सिक्का दे दिया तुझे।
देखो मेरे बच्चे, पिछली क्लास में मैंने इवेंट्स पे बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी। अब उन चीजों की जरूरत मुझे यहां पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पीछे मैंने समझाया वो आप पढ़ के आए होंगे, नहीं तो मैं दोबारा से इसे पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसकी यहां जरूरत होगी। देखिए, श्योर इवेंट्स आप जानते हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। इम्पॉसिबल इवेंट्स भी आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी आप जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में भी किसी चीज के होने की और ना होने की जो प्रायिकता का जोड़ होता है वो वन होता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट भी आसान है। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये है कि जब बहुत बहुत सारे इवेंट का के जो एलिमेंट्स हैं उनका जोड़ उसके सेट के इक्वल आ जाए तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट होती है। दोबारा भी समझा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। कुछ चीजें अब ऐसी जरूरी हैं जिनके जाने बिना हमारा काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो इक्वली लाइकली इवेंट हमें पता होना चाहिए। दूसरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमें पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और डिपेंडेंट इवेंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां मेरे दोस्तों हमें चीजों को समझने की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं कहानी पर। जो जो बता रखा है उसकी जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट को समझते हैं। देखिए यार, क्योंकि यहां बहुत खतरनाक लेवल पे इनकी जरूरत पड़ेगी, और अगर यहां ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए। देखो यार, इंडिपेंडेंट इवेंट दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, सिंगल एक्सपेरिमेंट में। और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट को समझते हैं। देखिए यार, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट तो बहुत आसान है। जैसे मैं आपको कहूं कि यार मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं और आपको प्रोबेबिलिटी मेरी पढ़ाई हुई समझ आ जाए और साथ में आज बारिश आ जाए, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? ये कहलाती है दो से ज्यादा एक्सपेरिमेंट की इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो समझ आएगा या नहीं आएगा, इस बात का कोई भी प्रभाव बारिश पे नहीं पड़ेगा कि बारिश होगी या नहीं होगी। आप कहेंगे हाँ भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मान लो आपको समझ आ भी जाएगा और समझ ना भी आए, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, अंडरस्टैंड भी हो जाए, नॉट अंडरस्टैंड भी हो जाए। ठीक है जी। रेनफॉल हो भी जाए और कुछ सूखा भी रह जाए, ऐसे भी हो सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चांसेस होंगे? एक सेकंड अपना भाई। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चे। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि दो अलग अलग इवेंट है। मान लेते हैं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यार ये फोन परेशान कर रहा है, एक सेकंड रुकी जाना। मेरे बच्चों एक सेकंड बस, मैं इनको लगा दे रहा हूं साइलेंट मोड पे। अब ठीक है। हम्म। देखिए मेरे दोस्तों, या तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हो, फिर से लेते हैं यार, इस कहानी को दोबारा समझाते हैं, फोन के चक्कर में खराब हो गया। दोबारा समझाता हूं भाई, अब फोन नहीं आएगा, टेंशन है। देखो यार मेरे बच्चे, इंडिपेंडेंट इवेंट दो तरीके से संभव होता है, आराम से समझते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट को दो तरीके से समझाते हैं।
एक होता है सिंगल एक्सपेरिमेंट हो, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंगल एक्सपेरिमेंट हो। एक है कि दो या दो से ज्यादा भी एक्सपेरिमेंट हो, दो या दो से ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो, से ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो, क्योंकि इस पे आपसे लगातार सवाल पूछे जाने हैं। ध्यान से इसको समझिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर सिंगल एक्सपेरिमेंट होगा तो उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट कब होगा, और दो या दो से ज्यादा एक्सपेरिमेंट होगा तो उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट कब होगा, दोनों बातों को समझते हैं। पहले तो मेरे बच्चे यहां मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला तो हेड भी आ सकता है रिजल्ट में और टेल भी आ सकता है, बिल्कुल। अब मैंने जी एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा आज, कि आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये दोनों के दोनों जो काम मैंने किए, दो रैंडम एक्सपेरिमेंट के, पहले एक सिक्का उछाला और फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने देखा कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो दोनों में मेरे दोस्तों आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। लेकिन क्या यहां पे भी पॉसिबिलिटी होती है? बिल्कुल होती है, उसी बात को समझाता हूं। भाई ऐसा हो सकता है कि मेरा हेड आ जाए और सेम उसी समय बारिश भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हेड आए लेकिन बारिश ना हो। ऐसा हो सकता है कि सर टेल आ जाए, बारिश हो जाए। ऐसा हो सकता है कि टेल आए और बारिश ना हो। तो सर कितने सैंपल स्पेस बनते हैं? 4 सैंपल स्पेस बनते हैं। 4 सैंपल स्पेस बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितने सैंपल स्पेस बनते हैं? 4 सैंपल स्पेस बनते हैं। लेकिन मतलब सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट आते हैं। लेकिन सच बात यह है कि एक दूसरे का किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है यहां पे, है ना। अब सिंगल अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो क्या यहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट बन सकता है? हाँ ये बन सकता है, लेकिन ये तब जब रिप्लेसमेंट हो चीज की। कैसे समझाता हूं। रिप्लेसमेंट हो चीज की, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई बैग है और इस बैग में एक बॉल है येलो कलर की, दूसरी बॉल है येलो कलर की, तीसरी बॉल है येलो कलर की, ठीक है जी, और एक है व्हाइट कलर की बॉल, दूसरी भी व्हाइट कलर की बॉल। अब ध्यान देना, क्योंकि यहां पे ये चीजें समझनी बहुत जरूरी, इन्हीं पे सवाल बेस्ड होगा मेरे दोस्तों। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार येलो बॉल निकालने की कितनी प्रायिकता है, तो आप कहोगे भाई टोटल आउटकम है 5, इसमें से येलो बॉल आने के 3 तरीके हैं। हाँ जी, तो पहली बार मैंने येलो गेंद निकाली तो उसकी प्रायिकता 3/5 है। अब मान लीजिए मैंने ये गेंद मेरी निकल के आ गई, अब मैंने कहा कि रिप्लेसमेंट कर दो जी, है ना। मतलब निकाल ली है तो दोबारा डाल दो, रिप्लेस कर दो इसको वापसी से, ठीक है जी। यानी गेंद निकाली, आपने देख ली, वापसी से उसमें डाल दिया। अब मेरे दोस्त मुझे ये बताओ कि दोबारा मैं येलो गेंद निकालूं दूसरी टाइम, ये 2 बार नहीं, मतलब 2 येलो नहीं, सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम। तो अब येलो गेंद निकालने की कितनी प्रायिकता होगी? तो आप कहेंगे सर इस समय तो फिर से वही 5 गेंदें हैं और येलो गेंद कितनी है? 3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा कहलाता है क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है, जब मैं रिप्लेसमेंट अलाउ कर दो कि यार निकालो फिर से वापसी मिला दो। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। लेकिन अगर मेरे बच्चों मैं इसी केस में आपको सिंगल एक्सपेरिमेंट में इस बार चेंज कर दे रहा हूं, और चेंज ये कर रहा हूं कि भैया रिप्लेस नहीं करोगे, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, कि रिप्लेस नहीं करोगे। तो भाई मैंने पहली बार येलो गेंद निकाली, तो मान लीजिए ये गेंदें निकली तो कितने चांस हुए? 3/5, क्योंकि टोटल आउटकम 5 है और जो मैं निकालना चाह रहा हूं उसमें 3 येलो। अब मेरे बच्चों मैंने एक गेंद लेट से निकाली और निकाल के बाहर रख दी, अब मैं उसको रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, दोबारा नहीं मिला रहा हूं। तो सेकंड टाइम येलो गेंद निकालने के क्या चांस होंगे? तो सर अब आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4, और इसमें से येलो गेंद के कितने हैं? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल फेवरेबल आउटकम हुए 1/2। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों ये जो कहानी है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। यानी जब एक की प्रोबेबिलिटी दूसरी पे डिपेंड कर गई, हाँ जी,
और अगर मेरे बच्चे में सिर्फ रिप्लेसमेंट रखता तो सिंगल एक्सपेरिमेंट में वो कहलाता इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है जी। अब कहानी को लेके चलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है ध्यान से देखिए। मान लीजिए मेरे दोस्तों मैंने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो मैं कहूं कि यार हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो बताओ इसमें हेड आने में कौन कौन से एलिमेंट आपके शामिल होंगे। तो आप कहेंगे एक ही आएगा, और टेल आने में यही आएगा। तो मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि या तो ये आएगा या तो ये पॉसिबल होगा या ये पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ पॉसिबल हो जाए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, नहीं। हेड आया तो टेल नहीं आएगा और टेल आया तो हेड नहीं आएगा। जैसे और एग्जांपल लेके समझाता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने जरूरी है। मान लीजिए मेरे दोस्तों मैंने एक डाइस रोल किया, और डाइस रोल किया तो क्या क्या रिजल्ट आए, एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, छह आया। मैंने डाइस रोल किया और डाइस रोल करने पे मेरे पास छह रिजल्ट आ गए, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर ये छह रिजल्ट आए हैं तो मुझे ये बताओ कि इवन नंबर आने के, इवन नंबर आने में कौन कौन से एलिमेंट आप लोगे। तो आप कहेंगे दो, चार, छह, बिल्कुल ठीक है। और मैं अब आपको कहूं कि ओड नंबर आने में कितने कौन से इवेंट लोगे, तो आप कहोगे एक, तीन और पांच। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों? क्योंकि जब ये हो रहा होगा ना तो ये नहीं होगा, और जब ये होगा तो ये नहीं होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हैपन्स ओनली वन, या जो अकर होगा ना, अकरेंस विल बी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, या नो कॉमन, नो कॉमन। दोनों तरीके से इस बात को समझो। इंडिपेंडेंट इवेंट अलग चीज है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अलग चीज है। इंडिपेंडेंट इवेंट जो है मेरे दोस्तों वो सिंगल एक्सपेरिमेंट में भी हो सकता है और दो या दो से ज्यादा रैंडम एक्सपेरिमेंट में भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो एक ही एक्सपेरिमेंट में होगा। और इसका मतलब यह है कि अगर इवन आ गए हैं तो ओड नहीं आएगा, और अगर ओड आ गए हैं तो इवन नहीं आएगा, यानी दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल होगी। ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों हम बात करते हैं डिपेंडेंट इवेंट। मैंने यही समझा दिया आपको कि डिपेंडेंट इवेंट क्या होगा। अब नोट ए म्यूचुअली, ये तो है म्यूचुअली इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये कहलाएंगे मेरे दोस्तों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इवेंट। अगले की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि यार मुझे प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर के क्या क्या चांसेस हैं, तो आप कहेंगे प्राइम नंबर हुए सर दो, इनमें से तीन, पांच। और मैं आपसे कहूं कि यार मुझे इवन नंबर बताओ, तो इवन नंबर में आप बताओगे कि सर दो, चार, छह, ये बनेंगे। तो प्राइम नंबर आने के और इवन नंबर आने के मैंने चांसेस कैलकुलेट कर लिए। मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि जब प्राइम आएगा तब इवन नहीं आएगा? नहीं सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दो क्या है, प्राइम नंबर में भी आता है और इवन नंबर में भी आता है। तो मैंने उछाला और मान लो गलती से दो आ गया, तो वो तो प्राइम भी है और इवन भी है। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? नहीं। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों ये जो होंगे ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी। डिपेंडेंट इवेंट मैं समझा चुका हूं। एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने एक डाइस फेंकी, तो डाइस में कौन कौन से सैंपल स्पेस आएंगे सर? डाइस में सैंपल स्पेस आएगा सर 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई कि इवन नंबर निकालिए,
तो इवन नंबर हुए 2 4 6। ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा कि यार प्राइम नंबर निकालिए, तो आपने कहा कि सर 2 3 5। अब मैंने ये कहा कि यार मुझे ओड नंबर निकालिए, तो आपने कहा कि सर 1 3 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी बहुत सारे सबसेट का, इन्हें हम सबसेट भी कह देते हैं, यानी बहुत सारे इवेंट्स के सारे एलिमेंट मेन सेट में मिल जाएं, यानी मेन सैंपल स्पेस में मिल जाए, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं। जैसे 2 4 6 इसके अंदर है, 2 3 5 इसके अंदर है, 1 3 5 इसके अंदर है। तो इसे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हम कहते हैं क्या? म्यूचुअली ना सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर हुआ यहां तक? नीतीश कुमार भाई, मैंने बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते, उनमें डिफरेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज अलग है और इंडिपेंडेंट चीज अलग है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दो चीजें, अगर कोई एक चीज हो गई तो दूसरी नहीं होगी। जैसे मान ले मैंने तुझे कहूं कि मैं तुझे पढ़ाऊं और बारिश हो जाए, ये इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? तो तू ये कहेगा कि सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि आपका पढ़ाया हुआ समझ आ गया तो बारिश नहीं होगी ना। सर ये नहीं है, इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है। भाई आप पढ़ा रहे हो और बारिश हो सकती, तो ये सर इंडिपेंडेंट कहलाएगा कि आप पढ़ा रहे हो और बारिश हो जाए, आपके पढ़ाने से बारिश का कोई रिलेशन नहीं। अब मेरे हिसाब से आपको दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब भी क्या होता है कि जैसे दो ऐसे इवेंट, मान लीजिए एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ गई तो हम इन्हें इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि यार हमने एक डाइस रोल किया, डाइस से ही समझाता हूं। एक डाइस रोल किया तो डाइस में क्या क्या सेट हो सैंपल स्पेस आएंगे? 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इवन नंबर आने की क्या क्या संभावनाएं होंगी, तो आप कहेंगे 3/6। मैं कहूं यार ओड नंबर आने की क्या क्या प्रायिकता होगी, वो भी 3/6 होंगे, क्योंकि इन 6 में से 3 इवन होंगे, 3 ओड होंगे। तो दोनों की ही प्रोबेबिलिटी सेम आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको हम बोलते हैं क्या? इन्हें हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, यानी एक जैसे इवेंट, एक जैसे इवेंट। बिल्कुल ठीक कहा भाई एक बच्चे ने, जी नरसिम्हा राव ने, कि म्यूचुअली जो है वो एक इवेंट में होगा, इंडिपेंडेंट जो है वो एक इवेंट में भी हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब वो रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, यानी कोई चीज निकाले और बाद में उसमें रिप्लेस कर दें। हाँ जी, इस बात को ध्यान देना। अब मेरे दोस्तों कुछ नोटेशन है जिन नोटेशन के बारे में हमें जानना चाहिए, इसको बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। देखिए यार, किसी चीज के होने की प्रायिकता को अगर मैं ए मानूं, यानी किसी चीज के होने को ए मानूं, तो ए के ना होने को हम लिखते हैं ए के ऊपर बार लगा के, या बहुत बार ए पे डैश भी लगा देते हैं, ऐसा लिखा जाता है। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं ए और बी का मतलब क्या है, या एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, तो इस बात को समझिए। ए और बी, या एटलीस्ट ए और बी, ये जो लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, दोनों शब्दों का मतलब क्या है और क्या कहानी है वो समझाता हूं। बहुत जानदार और शानदार चीज है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा रहा हूं, अगर हो जाए तो देखना मेरे दोस्त। मैं आपको एक सवाल में कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार 1 से 10 तक की गिनती लिख लो, या 1 से 8 तक की गिनती लिख लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया जी। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 1 से 8 तक की हमने गिनती लिख दी, क्या ए जो है उसको मैंने माना है इवन नंबर, ए को मैंने एक इवेंट रखा है जिसमें इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या है। और बी मैंने एक दूसरा इवेंट लिया है, नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3।
देन 3। 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या। बी को हमने नंबर लिया 3 से बड़ी संख्या मेरे दोस्तों। अब हम कहानी को आगे लेकर चलते हैं। ए जो हमने लिया मेरे दोस्तों, वो क्या लिया है, हमने नंबर इवन लिए हैं, और बी जो लिया है वो नंबर 3 से बड़े लिए। तो मेरे दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई इसमें कौन कौन से डाटा आ रहे हैं, तो इवन नंबर में आप कहेंगे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, यही आ रहा है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यार 3 से बड़े नंबर, तो 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर आ रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ए यूनियन बी, ए यूनियन बी या ए और बी या एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो यार, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के अंदर जितने एलिमेंट है सबको मिला के लिख दो। ए और बी के अंदर जितने एलिमेंट है सबको मिला के लिख दो। यूनियन का मतलब सबको मिला के लिख दो। जैसे मैं अगर बनाऊं तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है सर? 2, 4, 6, 8। बी में कौन सा एलिमेंट है सर? 4, लेकिन 4 तो लिखा जा चुका। ठीक है जी, 4 तो लिखा जा चुका। अब क्या है जी? 5, 5 लिख दो। 6, 6 तो लिखा जा चुका। 7 लिखो सर। फिर है 8, 8 तो ऑलरेडी लिखा हुआ। भाई रिपीटेशन थोड़ी करना है। तो ये कहलाएगा मेरे दोस्तों ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है वो सारे एलिमेंट भी ले लो जो ए में है, वो सारे एलिमेंट भी ले लो जो बी में है ना, और उन दोनों को मिला के लिख दो। ये कहलाएगा ए यूनियन बी। इसी को हम कहते हैं ए और बी। और एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, एटलीस्ट का कम से कम, मतलब कम से कम ए के सारे हों, बी के सारे हों, या ए और बी दोनों में जो हो वो सारे लिखो। जैसे 2, 4, 6, 8 और यहां 4, 5, 6, 7 देखोगे तो मेरे दोस्तों यहां पे आप देखोगे कि एटलीस्ट ए में कौन कौन से हैं जो ए और बी में नहीं है। तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है, और 5 और 7 ऐसे एलिमेंट है जो बी में है केवल, है ना। इसका मतलब ओनली ए प्लस ओनली बी, और फिर प्लस में ए एंड बी। ध्यान से देखोगे तो ओनली ए में कौन सा है? ऐसा एलिमेंट जो केवल ए में है। जैसे ध्यान दोगे तो 4, 6, 8 यहां पे भी, 4, 6, 8 यहां पे भी है, तो ए की एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट है? 5 और 7, क्योंकि ये दो ऐसे एलिमेंट है जो केवल बी में है। और मेरे बच्चे 4, 6, 8 ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो तीनों में। तो टोटल एलिमेंट हुए 3, 2, 5 और 1, 6। यहां पे भी देखोगे तो 2 और 4, 6 एलिमेंट आ रखे हैं। तो ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों ए यूनियन बी का मतलब। ये कहलाता है मेरे दोस्तों ए यूनियन बी का मतलब। समझ गए? तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है उस बात को समझते हैं। देखो मेरे भाई, अब ए यूनियन बी दो केसेस में पूछेगा आपसे। दो केसेस में पूछेगा। पहले केस में पूछेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, और दूसरा केस होगा मेरे दोस्तों नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ध्यान देना, जैसे मैं आपको कहूं कि यार मैंने एक डाइस को रोल किया, और जब डाइस को रोल किया तो 6 रिजल्ट मेरे पास निकल के आए। कौन कौन से 6 रिजल्ट निकल के आए मेरे दोस्त? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों मेरे को निकल के आए। अब मैंने एक इवेंट ए लिया। ए में मैंने क्या क्या लिया है? मैंने ले लिए प्राइम नंबर 2, 3, 5 प्राइम नंबर है। और बी मैंने एक इवेंट ले लिया
जिसमें मैंने सारे इवन नंबर लिए हैं, तो 2 4 6। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है? ए और बी दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। मैं आपसे कहूं कि यार एक इवेंट है ए या एक इवेंट है पी, और पी इवेंट में सारे इवन नंबर हैं 2 4 6, और एक इवेंट है क्यू, क्यू में सारे ओड नंबर हैं 1 3 5। तो मेरे दोस्त ये बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि या तो ये आएगा रिजल्ट या ये आएगा, इनमें कोई सा कॉमन रिजल्ट नहीं आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। और मेरे दोस्तों कॉमन शब्द को ही हम इंटरसेक्शन कहते हैं। कॉमन शब्द को ही, कॉमन जो शब्द होता है इसी को हम हिंदी में एंड कहते हैं। इसका नोटेशन जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है, इसे इंटरसेक्शन से शो करता है। लाइट गई, या परेशान नहीं होना, आ जाएगी 1 सेकंड में, बाकी आपको कंटेंट दिख रहा है। इसे ही हम इंटरसेक्शन को बोलते हैं, ओबेनिस्ट बोलते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, या मैं आपको कह रहा हूं ए एंड बी, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट लो जो ए और बी दोनों में कॉमन है, वो एलिमेंट लो जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ये मेरे दोस्तों इंटरसेक्शन का मतलब है। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे बच्चे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 0। क्यों? क्योंकि पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो इसमें हमेशा इंटरसेक्शन 0 आता है। इसमें मैं पूछूं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो सर इसमें एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है और वो एलिमेंट है 2, यहां एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां आपसे पूछा जाता पी यूनियन बी, या पी और बी, या एटलीस्ट 1 ऑफ पी और क्यू, ये पूछा जाता तो इसका फार्मूला हो जाता पी ए प्लस पी बी। कारण क्या है कि अगर मैं यूनियन पूछ रहा हूं तो यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट शामिल होने चाहिए। तो इसका एलिमेंट है 2 4 6, इसके एलिमेंट है 1 3 5। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ये करना है कि ए के एलिमेंट 3 है, बी के एलिमेंट भी 3 है, जोड़ दो, तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मुझे बताओ ए यूनियन बी का मतलब यहां, तो ए यूनियन बी का यहां मतलब होगा वो एलिमेंट जो ए में है, वो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है, वो एलिमेंट जो बी में है, और वो एलिमेंट इसमें से घटाने होंगे जो दोनों में होंगे। जैसे ये एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में भी काउंट हो चुका हो, बी में भी, क्योंकि यहां इनका इंटरसेक्शन आएगा, यहां इनका इंटरसेक्शन आएगा। तो मेरे बच्चे ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। बी में कितने एलिमेंट है? 3। और दोनों में कॉमन कितना एलिमेंट है? 1। तो 3 3 6 में से 1 गया 5। अगर आप इसका सेट बनाएंगे भी, यूनियन का सेट बनाएंगे, तो यूनियन का सेट बनाओगे तो आप लिखोगे 2 3 5, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके एलिमेंट लिखोगे तो 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो 4 और 6। तो ये कहानी होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ये फार्मूला लगेगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा मेरे बच्चों। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो इन डेफिनेशन को इतना पढ़ के आइए, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।